जी टीवी में मुजाहिद वेलवी आपको खुशामदीद करता है और एक बार फिर ख़ास तौर पर हमारा रीजन बल्कि अगर कहें वसी तनाजुर में सारी दुनिया एक शदीद बहरान का शिकार है कि सोवियत यूनियन जब प्यूटन के बाद एक बार फिर सुपर पावर की हैसियत से सामने आया तो उसका यूक्रेन से इस शिद्दत से ये कशीदगी महाजराई में तब्दील हुई कि बाकायदा फ़ौजी ऑपरेशन का आगाज़ हो गया है। कुछ हलाकतों की भी खबरें आ रही हैं और रूस और यूक्रेन की इस महाजराई में चाइना तो अभी आ चुका है, अमेरिकन पूरे थ्रेट दे रहे हैं और ऐसा लगता है कि कहीं कोई हम एक बड़ी जंग की तरफ तो नहीं बढ़ रहे। और ऐसे इस मौके पर हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का दौरा भी बड़ी अहमियत का इख्तियार कर गया है। मैं देख रहा था कि अपोजिशन ये कहती है कि शायद इमरान खान को प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को इस दौरे को अवॉइड करना था, लेकिन आपको इल्म है ऐसे दौरे बड़े तयशुदा होते हैं, पहले से होते हैं। और देखिए ना कि आज प्यूटन जो बड़े ठंडे मिजाज के आदमी समझे जाते हैं और एक कूल पॉलिटिशियन समझे जाते थे, उन्होंने बड़े सर्द लहजे में जो है अपना मौक़िफ़ सामने पेश किया। सदर प्यूटन के इस जब ये स्टेटमेंट अपनी जगह रखें, लेकिन अमेरिकन फॉरेन ऑफिस ने यूँ तो उनके और भी पॉइंट ऑफ व्यू आ रहे हैं, लेकिन ख़ास तौर पर पाकिस्तान के हवाले से भी उन्होंने अपने मोहतात रवैये का इजहार किया और उनका कहना था कि हमने पाकिस्तान को ये पैगाम दे दिया है सोवियत यूनियन के हवाले से। हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी इस वफ़द में शामिल हैं जो वहाँ गया और उन्होंने बड़े मोहतात अल्फाज में अपने दौरे को जस्टिफाई किया। इंफॉर्मेशन फवाद चौधरी साहब ने। हम समझते हैं अमेरिका से हमारे ताल्लुकात बड़ी अहमियत के हामिल हैं, यूरोप से ताल्लुकात बड़े अहमियत के हामिल हैं, लेकिन हम समझते हैं कि रूस और चीन से हमारे ताल्लुकात होने चाहिए और ये हमारे रीजनल जो हमारी इकॉनमी है उसके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है और इसलिए जो है ये दौरा कैरी ऑन हो रहा है। आज सुबह भी जब ये वाक़या टीवियों पर रिपोर्ट हुआ है उसके बाद मीटिंग हुई और हमने यही सोचा कि ये दौरा जो है इसको अल्टर करना इस वक्त मुनासिब नहीं होगा। जी हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं हमारे डायरेक्टर न्यूज़ करंट अफेयर निसार अब्बास साहब, दिफाई तजिया निगार जनरल अमजद शोएब मलिक और पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा और अमेरिका में एम्बेसडर भी रही हैं शहरी रहमान। निसार साहब इजाज़त दें तो मैं ज़रा सेनेटर शहरी रहमान से गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। शहरी, आप लोग तो अपने लॉन्ग मार्च में बिज़ी हैं, तहरीक-ए-इंसदाद में बिज़ी हैं, लेकिन आप यह समझती हैं, क्योंकि मैं आपको ख़ास एक सिफारती तनाजुर में कहूँगा कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को ये दौरा इस मौके पर जबकि महाजराई का आगाज़ हो गया था करना था, सेनेटर शहरी रहमान? देखिए, सियासी तो अगर सियासत चमकानी है तो मैं कहूँ कि बिल्कुल कैंसिल कर देते। देखिए, मगर इस तरह डिप्लोमेटिक सिचुएशंस में खारजा पॉलिसी में जल्दबाजी और जज्बात पे फैसले नहीं किए जाते। ये मैं जरूर कहूंगी कि ये कूद पड़े, बिल्कुल इस चक्कर में, इस आतिशनून में कूद पड़े। इनको पहले से पता होना चाहिए था, सारी दुनिया कह रही थी कि यहाँ जंग का मैदान गर्म हो रहा है। देखिए, हम सबके ट्विटर्स पे, जो बाइडेन के ट्विटर पे, प्यूटन के उस पे, तो आपका खारजा दफ्तर, आपकी हुकूमत, आपके इतने फौज एडवाइजर्स की रखी हुई है, किसी ने कुछ नहीं सोचा कि भाई आप बंदा एक्सक्यूज कर देता है। अब आखिरी मिनट पे जंग छिड़कने पर तो आप नहीं कह सकते कि मैं नहीं आ रहा हूँ। आई मीन यू रियली शुड, बट द थिंग इज इट वाज टू लेट। अगर आप इस वक्त कैंसिल करें तो फिर आप उससे तो रूस का परमानेंट आपसे दुश्मनी मोल लेंगे ना। तो आप दुश्मनियों के इस दलदल में पड़ क्यों रहे हैं? आपने पहले देखा क्यों नहीं ये सिचुएशन कहाँ कैसे बन रही थी? आप किसी पोजीशन में नहीं रहोगे अभी जहाँ, क्योंकि आप उस कैपिटल में खड़े हो जहाँ से जंग का तबल बज रहा है। और ये सूरत हाल यूरोप के लिए वर्ल्ड वॉर 2 के बाद देखिए कभी ऐसी सिक्योरिटी सिचुएशन इतनी तशवीशाक नहीं हुई है। जर्मनी और फ्रांस भी एक तरफ चले गए जो जरा फूंक फूंक के चल रहे थे। जर्मनी की नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन में इंटरेस्ट थी, मैक्रोन कुछ और साजिशी में था, वो वैसे ही ऑकस वालों से नाराज है। तो अब सारे एक तरफ होते चले जा रहे हैं। पाकिस्तान का एक्सपोजर वेस्टर्न कैंप में भी है और वक्त जरूरत चीन और रूस के साथ भी रवाबित हैं, उनके साथ डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, डिफेंस हार्डवेयर उधर से भी आ रहा है
और अमेरिकन वाले कैंप में आपकी मल्टीलैटरल एक्सपोजर बहुत है, यानी IMF से लेके FATF वाले सिस्टम में आपको इस हुकूमत ने तो जकड़ा दिया है, तो आप खुद मुख्तार तो बिल्कुल नहीं हो। आइडियली तो आपको बिल्कुल नहीं, और वहां जाके उनको कोई टेढ़ी ऊंच नीच की बात नहीं करनी चाहिए, बल्कि जितना जल्दी वहां से निकल सके उन्हें अपना इज्जत बचा के निकलनी चाहिए, बगैर मतलब जो अब दामन जल रहा है उसको और ना झटकाएं, हवा दें, बस उस निकलें चुपचाप वहां से। मतलब कैंसिल तो करना लास्ट मिनट तो बहुत मुश्किल होता है ना। जी निसार साहब, आपको इल्म है, एक तो पॉलिटिशियन की अपनी लैंग्वेज होती है, शहरी रहमान की ज़बान में तो वैसे भी काट है। क्या इतना सिंपल है या था कि जिस तरह उन्होंने कहा कि ये उन्हें विजिट कैंसिल कर देना चाहिए था, और ठीक है अपोजिशन लीडर के यही नहीं बल्कि वो कहती हैं कि उन्हें दामन बचा के साफ निकल जाना चाहिए था, तो ये किस तरह मुमकिन था? जैसे मैंने कहा कि ये तो हेड ऑफ़ द स्टेट्स के दौरे तो बहुत वेल प्लान्ड होते हैं, हाँ टाइमिंग ज़रूर है निसार साहब अहम। जी ये बात सही है कि दौरा जो है वो काफ़ी अरसे पहले ही प्लान हुआ होगा, लेकिन प्राइम मिनिस्टर के पास इस वक्त कोई ऐसा ऑप्शन नहीं था कि वो अपने दौरा को कैंसिल करते। अगर वो दौरे को कैंसिल करते तो पाकिस्तान के साथ जो रसिया के एक स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात बढ़ने के चांसेस थे वो बहुत ज़्यादा ख़राबी का शिकार हो जाते, बल्कि मुश्किलात का शिकार हो जाते। इसलिए ये दुरुस्त फैसला किया गया कि वहाँ पे गए हैं, और वैसे भी उनका दौरा था, इससे ज़्यादा तवील टाइम वो नहीं ले रहे हैं इस वक्त इस दौरे के अंदर। और पाकिस्तान जो इस वक्त एनर्जी क्राइसिस का शिकार है, इकोनॉमिकल क्राइसिस का शिकार है, और अफगानिस्तान की सूरत हाल जो तेज़ी से जो है वो संभलने का नाम नहीं ले रही है, ऐसे हालात में रशिया एक बड़ा स्टेक होल्डर है और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म का वहाँ का दौरा खासी अहमियत का हामिल है। यूक्रेन के अंदर जो बात सही है कि यूक्रेन के बाद वेस्ट जो है और ख़ासतौर पे नेटो कंट्रीज़ या US सपोर्टेड कंट्रीज़ जो हैं वो रशिया के ख़िलाफ़ एक ब्लॉक की सूरत में सामने आ रहे हैं, लेकिन अब अमेरिका और उसके ब्लॉक के अंदर बहरहाल वो दमखम नहीं रहा जो हम पहले देखते थे, और अमेरिका और नेटो ने सिवाय ज़बानी जमा खर्च के किसी भी बड़े इकदाम की तरफ कोई बात नहीं करी। उन्होंने इकोनॉमिकल पाबंदियों की बात करी है, लेकिन आपको पता है कि यूरोप की 35 to 40% डिपेंडेंसी रशिया की गैस पाइपलाइन और गैस पे है, तो यूरोप कोई बड़ी जो है वो टग ऑफ वॉर की तरफ नहीं जा सकता रशिया के साथ, तो इसलिए उनको भी संभलना पड़ेगा और इस क्राइसिस को कहीं ना कहीं हल होना पड़ेगा जो नेटो और दीगर की वजह से यूक्रेन और रशिया के दरमियान क्रिएट हुआ है। जी अगर यही सवाल मैं चाह रहा था कि जनरल अमीर शोएब मलिक साहब को डिफेंस एनालिस्ट हैं, जनरल साहब अब सेंटर शहरी रहमान का मौक़िफ़ आया, वो तो आपको इल्म है एक पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू था, फिर हमारे निसार अब्बास साहब अपना आप क्या समझते हैं इसी हवाले से कि क्या ये मुमकिन था, मुमकिन कि प्राइम मिनिस्टर अपना ये दौरा मुलतवी कर देते, और यकीनन उसकी टाइमिंग बहुत अहम हो गई है इसलिए कि इतनी महाजराई की तवक्को नहीं की जा रही थी जनरल साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए ये डेवलपमेंट बिल्कुल अचानक हुई। अमेरिका तो बड़े अरसे से कह रहा था कि ये तैयार है हमला करने के लिए, और पॉसिबिलिटी थी कि ये हमला करें, क्योंकि जो यूक्रेन का रवैया था या जो मगरबी दुनिया का, वो बड़ा काबिल एतराज़ था कि आप यूक्रेन को शामिल करते अगर नेटो में तो आप बिल्कुल उसकी दहलीज पे पहुंच गए। और फिर जो तारीख है ना, जितने भी नेपोलियन ने हमला किया या उसके बाद जर्मनों ने किया या एलाइड फोर्सेज आई, वो सारी यूक्रेन के रास्ते से पहुंची थी मॉस्को की तरफ। नतीजा ये कि ये बड़ा सीरियस सिक्योरिटी इशू था रशिया के लिए, और इसकी सेंसिटिविटी ये थी कि अमेरिका अगर सिर्फ इतना कह देता कि जनाब हम इनको नेटो में शामिल नहीं करेंगे तो बात खत्म हो जाती। इन्होंने ये चीज लटकाए रखी। नतीजा ये है कि उसने अपनी सिक्योरिटी को खतरे में देखते हुए रूस ने रिएक्ट किया। अब चीज ये है कि हम रशिया की और अमेरिका की अगर आपस में खींचातानी है, सियासत चल रही है, तो पाकिस्तान तो किसी भी हैसियत में ऐसी पोजीशन में नहीं है कि वो दोनों के दरमियान खड़ा होकर कोई नारा लगा दे कि जी हम इसके साथ हैं उसके। पाकिस्तान तो ना रशिया को ना कर सकता था कि हम विजिट नहीं करना चाहते इस वक्त, और ना ही अमेरिका को। और अमेरिका ने कौन सा हमारा हाथ पकड़ा? अगर आज अमेरिका इमरान खान को इनवाइट करता तो क्या इमरान जाता ना वहां पे? बिल्कुल जाता। वो इनवाइट भी नहीं किया, टेलीफोन पे बात भी नहीं की। ताल्लुकात के लिए पाकिस्तान बार बार कहता रहा कि जनाब हम आपसे स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, हम किसी के कैंप में नहीं हैं। उन्होंने इनको लिफ्ट नहीं कराई, और फिर तवक्को ये करते हैं कि जी पाकिस्तान उनकी लाइन टो करे। वो नहीं होगा। पाकिस्तान ने न्यूट्रल रास्ता लिया, और पाकिस्तान का वही स्टांस है जो अमेरिका का या किसी और का कश्मीर के मामले में।
हम ये कहते हैं कि जनाब लड़े नहीं, जिस तरह हमें आप मशवरा देते हैं कश्मीर का कि बातचीत के जरिए हल करें, हम भी आपको मशवरा देते हैं कि ये मामला बातचीत से हल करें। निसार साहब, ये सब ये जो हमारे जनरल साहब ये कह रहे थे, लेकिन अगर आप मुझसे भी यकीन इससे आगाह होंगे कि ठीक है रूस से ताल्लुकात हमारे एक ज़माने में जिस तरह के थे, आपको इल्म है, स्टील मिल लगाया, लेकिन जो असल तो अमेरिकन को हम नाराज़गी तो बिल्कुल ही मोल नहीं ले सकते। हमारे जो अभी तक माली मफादात, हम इतनी बड़ी तादाद में पाकिस्तानियों का वहाँ होना, फिर बायलैटरल ट्रेड, तो ये हम इवन चाइना से बहुत गहरे ताल्लुकात हैं, चाइना ने सिपेक भी दिया है, लेकिन अमेरिका का मतलब होता है वेस्ट, आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं, वो फिर उनके अलाए इत्तेहादी, तो इसलिए ये प्रोवोकेटिव नहीं है होगा अगर खान साहब मज़ीद कुछ कहते हैं इस दौरे के अख्ताम पर। निसार सैयद साहब जी, खान साहब का दौरा बहुत बेहतरीन अंदाज से जारी है। उन्होंने कोई इस तरह की अभी तक तो कोई लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं की है और उनके साथ जो टीम गई है उसको भी इस नाजुक सूरत हाल का अंदाज़ा है। दूसरा ये कि अमेरिका से हमें गुज़िश्ता अरसे में सिवाय वॉर ऑन टेरर के तोहफे के अलावा मिला क्या है? बायलैटरल ट्रेड हमारी अमेरिका के साथ वो नहीं रही है, फ़ौजी ताउन हमारे साथ अमेरिका का वो नहीं रहा है। पाकिस्तान अब अपने नेबरिंग कंट्रीज के अंदर अपनी बायलैटरल ट्रेड और अपने दोस्त ढूंढ रहा है और अब रीजन में इसी तरह की शिफ्ट है। सारे ममालिक अपने करीबी ममालिक से तिजारत पर फोकस कर रहे हैं और अब वही ममालिक सर्वाइव कर सकेंगे जिनकी इकॉनमी स्टेबल होगी या वो जो है वो आगे बढ़ सकेगी। जिस तरह टर्की ने अपने करीबी ममालिक के साथ बायलैटरल ट्रेड को आगे बढ़ाया है। दूसरी जानिब पाकिस्तान इस वक्त जिस एनर्जी क्राइसिस का शिकार है, हमारी एनर्जी की ज़रूरियात अगर पूरी ना हुई तो हमारी इकॉनमी किसी सूरत संभल नहीं सकती है। हमें उसके लिए अपने पड़ोसी ममालिक से और इन लोगों से रब्ता करना पड़ेगा ताकि हम अपने लोगों को चीप प्राइस के अंदर जो है वो ये एनर्जी दे सकें ताकि हमारी इंडस्ट्री और हमारा मुल्क जो है वो तरक्की कर सके। हाँ, हमारी गुफ्तगू जारी है। आपको इल्म है, जैसे मैंने कहा कि अभी तो पिछले 48 घंटे में ऐसा लग रहा था कि तहरीक एतमाद शायद इमरान खान साहब अभी मॉस्को से उतरने से पहले ही ख़बर सुन रहे हों कि तहरीक एतमाद उनके ख़िलाफ़ आ गई है, लेकिन सारी सूरत हाल एक हद तक पस मंज़र में चली गई है कि एक आम आदमी भी इससे ज़रा इस पर खदशात, ख़तरात और एक खौफजदा का इज़हार कर रहा है कि कहीं ये आगे की तरफ जंग की तरफ हम नहीं बढ़ रहे। निसार सैयद साहब, सेनेटर शहीद रहमान और जनरल अमजद शोएब मलिक हमारे साथ हैं, हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। टीवी में एक बार फिर मुजाहिद बरेलवी आपको खुशामदीद करता है। हमारे साथ जनरल अमजद शोएब मलिक साहब हैं, डिफेंस एनालिस्ट, और सेनेटर शहीद रहमान और पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, और निसार सैयद साहब हमारे डायरेक्टर न्यूज़। पहले मैं जनरल साहब की तरफ, जनरल साहब अब जो अमेरिकन हैं जिस तरह एग्रेसिवली बात कर रहे हैं, क्या इनका जो एग्रेशन है या जो क्या मदाखलत की तरफ भी जा सकते हैं ये, यानी या सिर्फ इस बयानबाजी तक इनका प्रेशर रहेगा? क्या वो मुतहम्मिल हो सकेंगे इस वॉर में कूदने में फिजिकली? जनरल मलिक देखें, अमेरिका खुद तो इसमें नहीं कूदेगा, ना ही नेटो के ट्रूप्स आएंगे। ये सिर्फ करेंगे ये कि उनको वेपन्स देंगे। ऑलरेडी जो ये यूक्रेन क्लेम कर रहा है कि मैंने जहाज गिराए हैं इनके 5 रशिया के, वो गालिबन इन्होंने सोफिस्टिकेटेड एयर डिफेंस सिस्टम दिया है इनको यूक्रेन को, क्योंकि ये पिछले दिनों धड़ाधड़ बरतानिया और अमेरिका उनको हथियार भेज रहे थे, जहाजों के जहाज भर के इन्होंने भेजे और इन लोगों को ट्रेन कर दे रहे। तो ये काम तो वो करेंगे। दूसरी तरफ ये है पैसे भी देंगे उनको, फंड भी देंगे, लेकिन खुद नहीं वहां पे इन्वॉल्व होंगे। और ये वो चीज है जो कि सैंक्शंस के जरिए रशिया को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। सैंक्शन इन्होंने तैयार की हुई हैं। वो ये यूनाइटेड नेशन के ये सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास होता है तो वहां वो कोशिश करेंगे कोई ना कोई रेजोल्यूशन पास कराने की, और अगर वो नहीं होती, जो कि नहीं होगी क्योंकि मेरा ख्याल है वीटो पावर्स मौजूद हैं, वीटो हो जाएगा, तो सैंक्शंस लगा देंगे। उससे रशिया के लिए मुश्किलात होंगी। लेकिन मेरा अपना अंदाजा है कि रशिया ने ये सारी चीजें पहले से इवेल्युएट की होंगी, असेस किया होगा कि ये कुछ हो सकता है। और फिर बात वही है, आपकी नेशनल सिक्योरिटी सबसे पहले, फिर कोई और बात होती है। सैंक्शंस लगती हैं तो लगती है।
अगर ये सेनेटर शहीद रहमान मैं आपसे मालूम करूं, जो मैंने जनरल साहब से मालूम किया कि अमेरिकन्स का ख़ास तौर पर हमारे प्राइम मिनिस्टर मॉस्को में हैं मौजूद, और उनकी मौजूदगी और ओवरऑल सूरत हाल में उनका रद्द-ए-अमल क्या कोई गैर मामूली या शदीद हो सकता है सेनेटर शहीद रहमान? देखिए, बिल्कुल वो हर चीज देख रहे हैं इस वक्त, और अफगानिस्तान के हवाले से भी उनके रवाबित थे। लेकिन आप अगर अमेरिका को आंखें दिखाना चाह रहे थे तो आपको अपना मुल्क साथ लेके चलना चाहिए था। एब्सोल्युटली नॉट कहना था तो फिर फोन कॉल का इंतजार नहीं कर रहे होते ना इतनी शिद्दत से। और अगर एब्सोल्युटली नॉट कहना था, शम्सी एयरबेस हमने बंद किया था ना, 7 महीने उनको मॉडल ताल्लुकात रखे, पूरे पार्लियामान को साथ लेके गए थे ना मुजाहिद भाई, ऐसे तो नहीं किया था। ये इस वक्त स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट की जरूरत है। दोनों साइड्स को मैं समझती हूँ, आपको तो रेकमेंड करना चाहिए कि दोनों साइड्स पीछे हटें, जंग से पीछे हटें। ये बहुत बड़ा ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर होगा। आपके तो यूक्रेन से 37% तो आपकी यूक्रेन से गंदम आती है। ये जरदारी साहब की हुकूमत नहीं है कि आप खुद कफील होंगे गंदम में। अब तो आपकी हर चीज में इम्पोर्ट्स बढ़ गई है ना, क्योंकि आपकी पॉलिसी ऐसी है। तो आप हर जगह एक्सपोज्ड हो, आप रशियन कैंप में एक्सपोज्ड हो, आप अमेरिकन कैंप में एक्सपोजर है आपका, आपके चीन से तो आपको बिल्कुल देरीना आपके ताल्लुकात हैं, अमेरिका से भी हैं, आप जैसे भी कह लें। लेकिन वक्त जरूरत ये है कि आप दामन बचा के वहां से निकलो और मुल्क को और अपने आप को और इम्तिहान में ना डालो। जी निसार सईद साहब, जैसे पोजीशन का होता है और शहीद रहमान तो फोर फ्रंट में, इससे बड़ा हार्श उनका रद्द-ए-अमल है। फिर एक और बात भी आपने गौर की होगी, पता नहीं मैं शायद ज़्यादा करीब से देख रहा था कि ये प्रोटोकॉल का तकाजा हो जाता या इमरान खान साहब और जब पुतिन मुलाकात कर रहे थे, कूल सा चेहरा था, कोई मुस्कुराहट नहीं थी। या आपके ख्याल में जो ये रशियन ब्लॉक है या जो रूसी हुक्मरान है वो इसी तरीके से मिलते हैं? इन दोनों बातों का, एक तो मैं शहीद रहमान का इतना हार्श होना और दूसरे इन दोनों की मुलाकात का होना। निसार सईद साहब जी, प्रेसिडेंट पुतिन के साथ जो प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात है उसमें तो लगता है कि दोनों ने जो है कोविड SOPs की वायलेशन करी है, यानी करीबी ताल्लुकात दिखाई दिए हैं इसके अंदर। यानी इससे पहले जो पुतिन साहब की जो मुलाकातें हैं उसमें हम देखते हैं कि वो लॉन्ग टेबल पे उन्होंने मुलाकातें करी हैं, जिसमें एक साइड पे किसी और हेड ऑफ स्टेट होते थे और एक तरफ पुतिन साहब होते थे। लेकिन इसमें जो है बहुत क्लोज टेबल मीटिंग हुई है, क्लोज चेयर मीटिंग हुई है, और इसलिए लगता है कि ये मीटिंग ज़्यादा क्लोजनेस हुई है। चाहिए कि बॉडी लैंग्वेज इतनी अच्छी ना दिखाई दी हो, लेकिन मीटिंग में ज़्यादा गर्मजोशी दिखाई दी है निस्बतन पुरानी मीटिंगों के जो पुतिन ने इससे पहले जो है वो फ्रेंच प्रेसिडेंट और दीगर कंट्रीज़ के प्रेसिडेंट के साथ करी है। और ये जो आपके ख्याल में जो रद्द-ए-अमल आया है पीपल्स पार्टी का, वो पॉलिटिकल हवाले से ज़्यादा हार्श है या आप समझते हैं किस हद तक रैशनल है? नहीं, काफ़ी हद तक लॉजिकल बात है कि बहरहाल पाकिस्तान इस वक्त ऐसी पोजीशन में तो नहीं है कि किसी एक को छोड़े और किसी एक को लेके चले, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान को अब अपने नए इत्तेहादी और नए दोस्त ढूंढने चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से हम इकोनॉमिकल क्राइसिस का शिकार हो चुके हैं, जो मुल्क इंतहाई मुश्किल सूरत हाल से गुजर रहा है, जिस तरह हमारे यहाँ जो है वो एनर्जी क्राइसिस बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जब तक आप एनर्जी क्राइसिस को कंट्रोल नहीं करेंगे आपकी इकोनॉमिकल एम्पावरमेंट किसी सूरत पूरी नहीं हो सकती है। तो बहरहाल हमें अपने अतराफ से ही वो एनर्जी रिसोर्सेज ढूंढने पड़ेंगे, जो चाहे ईरान की सूरत में हो, चाहे रशिया की सूरत में हो, चाहे कतर और दीगर ममालिक की सूरत में हो, ताकि हमारी जो है इकोनॉमी जो है वो स्ट्रेंथन हो सके और हम जिन चैलेंजेस का मुकाबला हमें करना है वो मुकाबला हम कर सकें। आपके सामने कि टर्की से लेके दीगर ममालिक की जो इकोनॉमिकल प्रोग्रेस है उसके पीछे उनका एनर्जी सपोर्ट है जो रशिया और दीगर ममालिक के पास से उनको मिलती रही है। हमारे पास तो इस वक्त अपने लोगों को देने के लिए गैस और बिजली तक मौजूद नहीं है, तो हम कैसे अपने आप को इकोनॉमिकल एम्पावर कर सकेंगे? इसलिए हमें कुछ इस तरह के स्टेप्स लेने पड़ेंगे कि पाकिस्तान जो है वो मजीद आगे बढ़ सके, और इसके लिए हमने ये फैसला जो हमने रशिया और दीगर ममालिक से मिलने का किया, ये बहुत अच्छा फैसला है। हाँ, शुक्रिया निसार सैयद साहब, जनरल साहब, और सेनेटर शहीद रहमान आपका भी शुक्रिया कि एक और अहम आज इस्लामाबाद में अदालती फ़ैसला आया है, जिसमें 4 माह में मुख्तसर अरसे में मैं कहूँगा, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसे केसेस महीनों नहीं बरसों चलते हैं, और नूर मकदम एक टेस्ट केस हो गया था इस्लामाबाद की हुकूमत के लिए, उसे सराय मौत दी गई, लेकिन अभी सेशन कोर्ट का फैसला है। आगे चलकर क्या होगा इस पर गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा।
PTV में मुजाहिद बरेलवी आपको खुशामदीद कहता है। और यकीनन पाकिस्तान में अदालती निज़ाम और इंसाफ के हवाले से आज एक बहुत बड़ा फ़ैसला आया है। यूँ तो मुल्क में सैकड़ों ही ऐसे हादसे सानहा होते हैं और ख़ास तौर पर ख़वातीन उसका निशाना बनते हैं, लेकिन कानून की मूशगाफियाँ और बड़े बड़े लॉयर जब पेश हो जाते हैं तो बड़े बड़े कातिल जो सामने करते हैं वो बच जाते हैं। ये नूर मकदम केस भी इसी तरह हाई प्रोफाइल था। ख़ुद जिसने बेईमाना सफाकी से कत्ल किया, एक बहुत बड़ी फैमिली का जो है जिसे क्या कहते हैं बिगड़ा हुआ नौजवान था। और कई बार कोशिश की गई कि इस केस को तब्दील किया जाए, लेकिन महज 4 माह में सेशन कोर्ट ने ये फ़ैसला दिया। आज कोर्ट में बड़ी हंगामा खेज़ सूरत हाल थी। वो कि तहरीक एतमाद अपनी जगह, मॉस्को का दौरा अपनी जगह, यूक्रेन में हो रहा है, लेकिन ये जो केस था मैंने कहा कि बहुत बड़ा ब्रेकिंग न्यूज़ साबित हुआ। और फिर नूर मकदम के वालिद इंतहाई जज्बाती अंदाज में उन्होंने कहा ये सिर्फ मेरी बेटी का मसला नहीं बल्कि पूरी कौम के लिए ये एक अच्छा पैगाम है। देखिए क्या कहा उन्होंने। फैसला जो है वी आर सेटिस्फाइड जहाँ तक मरकज़ी मुलज़िम है और उसके जो 2 मुलाजमीन थे, वी आर सेटिस्फाइड क्योंकि स्पेशली मरकज़ी मुलज़िम को डेथ सेंटेंस मिली है। हमारे साथ आसिया कौसर हमारे इस्लामाबाद ब्यूरो की मौजूद हैं। आसिया, आज आप वहाँ मौजूद रहीं और आप इस केस को फॉलो भी करते रही हैं, लेकिन मेरे लिए ज़्यादा अहम बात है कि जब ये कोर्ट का फ़ैसला आया और ये एक हद तक एक्सपेक्टेड भी था कि ये इसराए मौती होगी क्योंकि उनके पास कोई जवाब नहीं था। फौरी रद्द अमल क्या था? क्योंकि आपने देखा होगा इस केस को अगर आप फॉलो कर रही हैं, ये नूर मकदम कभी अपने को नफ्सियाती मरीज साबित करता था, कभी बहुत अलर्ट नज़र आता था, कभी कुछ करता था। तो ये जब उसको फैसला सुनाया गया तो उसकी क्या कैफियत थी, अगर आप बताएंगी आसिया। जी बिल्कुल, ये मजमूई तौर पर ये केस जो है वो 4 माह और 8 रोज़ में इस केस के जो है वो ट्रायल मुकम्मल हुए और फाइनली जो है वो नूर मुकद्दम के कातिल को ज़ाहिर जाफर को जो है वो सज़ाए मौत की भी सज़ा सुनाई गई और साथ ही साथ 25 साल की कैद भी है और मुख्तलिफ किस्म के जुर्माने भी जो आयद किए गए हैं। इस फैसले को सुनने के बाद उनकी जो सूरत हाल थी वो हमें काफ़ी डिफरेंट नज़र आई, क्योंकि इससे कबल काफ़ी हीले बहाने जो है वो ज़ाहिर जाफर की तरफ से सामने आते रहे हैं। बावजूद इसके कि वो उनके मेडिकली उनको बिल्कुल फिट करार दिया गया था, लेकिन कभी वो व्हील चेयर पर आते थे। शुरू में वो लड़खड़ा कर आते थे, फिर उसके बाद उन्होंने व्हील चेयर पर आना शुरू किया और फिर उसके बाद ज़ाहिर जाफर ने एक वक्त ऐसा भी आया कि उन्हें स्ट्रेचर पर जो है वो अदालत में लाया गया और उन्हें उम्मीद नहीं थी कि शायद इतना सख्त किस्म का फैसला जो है वो अदालत की जानिब से सुनाया जाएगा। उन्होंने दरमियान में जो है वो अपने बयान भी बदले थे। उन्होंने ये भी कहा, ज़ाहिर जाफर ने ये भी अदालत में कहा था कि पुलिस जो है और दीगर लोग जो है वो मिलकर उनको इस केस में फंसाना चाह रहे हैं। उन्होंने कहा कि उस नूर मुकद्दम ने जो है वो एक पार्टी अरेंज की थी, ड्रग पार्टी, जिसमें मुख्तलिफ किस्म के लोगों को मदऊ किया गया था और उसी नशे की हालत में जो है वो बेहोश हो गए और सुबह जब उठे तो उन्होंने देखा कि नूर मुकद्दम कत्ल हो चुकी है। और उन्होंने ये भी कहा कि उनको नहीं मालूम कि पार्टी में आने वाले किस शख्स ने जो है वो उसको कत्ल किया। इस तरह की ये सब इस पस मंजर को सामने रखते हुए, यानी आज जो उनके जो ज़ाहिर जाफर था उसकी फैमिली के अरकान, उसके दोस्त, उसके और यानी वो लोग भी खासी तादाद में मौजूद थे। और मैंने तो ख़ास तौर पर ज़ाहिर के रद्दमल का पूछा, उनका क्या रद्दमल था, क्योंकि उनके वालिद और वालदा को बरी कर दिया गया। क्या पूरी फैमिली मौजूद थी इस वक्त सूरत हाल में जब ये हुआ केस? जी बिल्कुल, तमाम मुल्ज़मान जो है वो चारों मुल्ज़मान अदालत के अंदर मौजूद थे और ज़ाहिर जाफर को जो है वो जब कत्ल की सज़ाए मौत की सज़ा सुनाई गई तो वो चूँकि इसकी उम्मीद नहीं कर रहे थे तो उनका बिहेवियर जो था वो हमें अफसरदा भी नज़र आए और शायद अब वो ये सोच रहे थे कि इस तरह का कोई संगीन किस्म का फैसला जो है वो नहीं सुनाया जाएगा अदालत की जानिब से। तो वो एक शौक की सिचुएशन उनके लिए भी डेफिनेटली थी और दूसरी जानिब उनके वालिदैन को जो है वो अदालत की जानिब से बरी कर दिया गया है। अदालत का ये कहना है कि किसी तरह से भी इस शवाहिद से ये साबित नहीं हुआ कि इस कत्ल की साजिश में जो है वो उसके वालिदैन शामिल हैं। अलबत्ता जो 2 मुलाजमीन थे जिसमें खान सामा और माली थे उनको भी सजाएं सुनाई गई हैं 10-10 साल की। आज यकीनी तौर पर जो कि एक हाई प्रोफाइल केस भी था और खुद ज़ाहिर जाफर जो है वो बड़ी एलीट क्लास की एक फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे, तो उन्हें ये शायद ये सोच रहे थे कि इस तरह का फैसला नहीं आएगा, शायद कोई कम सज़ा होगी और शायद उन्हें ये भी उम्मीद थी कि बरी कर दिया जाएगा। लेकिन अदालत का जो पूरा ट्रायल था जो 20 जुलाई से अदालत का ये कत्ल के सिलसिले से लेकर अब तक आज 24 फरवरी को जो फैसला सुनाया गया, इसमें
हर दफ़ा जो है कोर्ट में सिचुएशन हमें चेंज होती हुई नजर आई। बयानात जो हैं वो मजमूई तौर पर 19 लोगों के बयानात कलम बंद किए गए, तो काफ़ी सारी वजूहात जो हैं वो उनको ऐसी मिल रही थी कि शायद उन्हें लग रहा था कि हम बच के निकल जाएंगे, और जाहिर जाफिर को भी शायद ये उम्मीद थी कि एटलीस्ट फांसी की सजा जो है वो नहीं सुनाई जाएगी। लेकिन जब अदालत ने फांसी की सजा सुनाई तो उनके लिए भी एक शौक की सिचुएशन थी। अब यकीनी तौर पर वो कोई अगली स्ट्रेटेजी बनाने की कोशिश जरूर करेंगे कि इसको आगे अच्छा, अब आज से सूरत ये है कि वैसे तो किसी लॉयरी ज़्यादा यानी उसके हमारे हैं ना, हमारे यहाँ कई ऐसे केसेस हुए हैं। अभी मैं देख रहा था जो हाई प्रोफाइल केस ये सिंध में जतोई केस है जिसमें सजाए मौत सुनाई गई, फिर वो किस तरह अब तो खैर वो और उसको टर्न दे रहे हैं काफ़ी अरसे बाद, बल्कि अस्पताल में भेज दिया गया। तो इस केस में यानी सेशन कोर्ट से ये और अपील भी करेंगे और अपील के बाद रियायत भी लेने की कोशिश करेंगे। फिर आप इस वक्त क्योंकि आप नहीं समझती कि क्योंकि मीडिया ने बहुत ज़्यादा इसको फोकस किया, फिर इस्लामाबाद के सेंटर में हुआ, तो मीडिया के सबब भी ये केस जो है वो मुल्क के तमाम मुख्तदर इदारों और हलकों में मौजूद था, और फिर ख़ास तौर पर ये एक सफ़ीर की बेटी का मामला था। तो एक ये भी सवाल उठेगा कि शायद इसलिए इस केस का जल्दी फैसला हो गया कि ये हाई प्रोफाइल केस हो गया, वरना आप भी जानती हैं कोर्टों में जाती हैं सैकड़ों ऐसे केसेस हैं जिनके फैसले महीनों नहीं बरसों नहीं आते। आसिया जी बिल्कुल ऐसा ही है कि अगर हम सिर्फ इस्लामाबाद की बात करें तो इस्लामाबाद में भी कत्ल के बहुत सारे ऐसे केसेस हमें नज़र आते हैं कि जिन पर सालों साल जो है वो हियरिंग्स होती रहती हैं, और बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि मुलजिम के मरने के बाद जो है वो उसकी बरियत की जो है वो फैसला आता है। बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि मुलजिम जो है वो मर चुके होते हैं और अदालत जो है वो उनको रिहाई दे रही होती है। इस तरह के केसेस भी लंबे चलते हैं, लेकिन हाई प्रोफाइल केस था और जिस तरह से मीडिया ने इस पर अपना रोल अदा किया, यकीनी तौर पर पूरा मीडिया जो है वो इस पर मेरे साथ रहिएगा। ये ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट वुमेन एक्टिविस्ट ताहिरा अब्दुल्ला हमारे साथ हैं। ताहिरा बीबी शुक्रिया। मैं अभी अपनी नुमाइंदा आसिया कौसर से यही पूछ रहा था कि आप तो इल्म है इन बरसों में सैकड़ों केसेस आते हैं, लेकिन क्योंकि हाई प्रोफाइल केसेस था, एक बड़े ख़ानदान की खातून और फिर बड़ा ख़ानदान का वो था, इसलिए एक जल्दी फैसला भी हो गया। तो ये भी तो एक है ना मसला इंसाफ का कि गरीब घरों में इस तरह जो बेशुमार ऐसे वाक़े साने हों उन्हें तो बरसों लग जाते हैं। क्या ये भी ऐसा है? वैसे यकीनन वो तो सज़ाए मौत तो वो होनी थी, ये इसका मुस्तहक था, लेकिन ये सवाल उठता है। ताहिरा अब्दुल्ला जी बहुत शुक्रिया बरेलवी साहब। आज यही मौजू बना हुआ है चारों तरफ। मैं आपके सवाल का जवाब देने से पहले बस थोड़ा सा एक ज़ाती बात करना चाहती हूँ कि आज मेरे लिए इत्मीनान का दिन है, शुक्रगुजारी का दिन है। हमारी प्यारी नूर मुकद्दम वापस तो कभी नहीं आएगी इस दुनिया में, लेकिन उसकी रूह को ये तस्कीन पहुंचनी चाहिए कि उसके खानदान ने, उसके साथियों ने, उसके चाहने वालों ने और इंसाफ का बोल बाला रखने वालों ने आज ये दिन देखना था कि इंसाफ मुहैया किया गया। और जो लोग ये उन लोगों के ऊपर, मैं समझती हूँ उन लोगों के लिए लम्हा फिक्रिया है जो कि पाकिस्तान को एक बनाना रिपब्लिक समझते हैं। लेकिन ताहिरा बीबी एक तो खैर मैं आप इतनी सीनियर है, मैं आपसे नहीं कर सकता, लेकिन कंदील बलोच केस का क्या हुआ? उसमें क्या अक्टूबर 2016 केस में आ चुका है कि रियासत इजाज़त नहीं देगी कि कोई बेटे को माफ कर दिया जाए बेटी के ऊपर। मैं आ रही थी तो इसीलिए कहा जाएगा कि हाई प्रोफाइल बड़ी फैमिली का केस हल हो गया। जी मैं आ रही हूँ, मैं बिल्कुल वहीं पे आ रही थी। मेरा अगला जुमला यही होना था। मैं जरा सा नूर मुकद्दम की रूह के लिए तस्कीन की बात करके आगे कंदील बलोच पर आ रही थी। देखिए, ये जो जाहिर जाफर ने जो कत्ल किया वो बेगैरती, वो ऑनर किलिंग, नाम नेहाद वावेन के अंदर ऑनर किलिंग नहीं था। ये एक 302 का प्री मेडिटेटेड मर्डर था। ये मुख्तलिफ चीज होती है कि जब खानदान वाले अपने ही घर वाली लड़की को कत्ल करके इसको गैरत का नाम का कत्ल कह देते हैं, फिर एक दूसरे को माफ कर देते हैं, क्योंकि किसास और दियत का कानून हमारे सामने एक दीवार बन जाता है इंसाफ के खिलाफ काम करने के लिए। मैं बहुत सोच समझ के बात कर रही हूँ। ये जो कानून है ये इंसाफ के मुनाफी जाता है, लिहाजा हमारा हमेशा से मुतालबा ये रहा है। और अब कंदील बलोच के भाई कातिल को माँ ने माफ कर दिया, तो ये तो हमारे हक में ये चीज जाती है, हमारे मुतालबात के हक में ये बात जा रही है। और एक और मिसाल बन गई है कि इस कानून में से
बेगैरती के कत्ल को फौरी तौर पर निकाला जाए, और जब खानदान मुलव्विस होता है कत्ल के अंदर और ये माफी तलाफी के अंदर, तो रियासत को बन जाना, कंप्लेनेंट बन जाना चाहिए, पिटिशनर बन जाना चाहिए, और मकतूल औरत या लड़की का वाली वारिस रियासत को बनना पड़ेगा। ये तो हम पिछले 40 बरस से कह रहे हैं, लेकिन कोई नहीं सुनता, चाहे वो मिलिट्री डिक्टेटर मुशर्रफ हो या सारी पार्टियां, सो नाम नेहाद सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक पार्टियां जो जमहूरियत की प्रचार करती फिरती हैं सिर्फ जबानी जमा खर्च तक। क्यों नहीं इस कानून को देखा गया? क्यों नहीं औरतों के खिलाफ जो तशद्दुद होता है, जो कत्ल गारत होता है, जिसकी एक एपिडेमिक, एक वबा फैल गई है कोरोना वायरस के साथ साथ, क्यों नहीं इस चीज को देखा जाता? जहां तक रहा आपका पहला सवाल कि गरीबों को तो साल हर साल इंतजार करना पड़ता है इंसाफ के लिए, इंसाफ मिले या ना मिले वो बात की बात है, लेकिन उनका केस साल हर साल पेंडिंग में रहता है और उतनी देर में वो जेल काटते रहते हैं। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन ये बात बजाय इसके कि आप और मैं कहें, ये मुझे समझ में नहीं आता कि आला अदलिया क्यों नहीं इसके ऊपर गौर करती कि हमारी तायरा अब्दुल्ला मैंने कहा बरसों से वुमेन राइट्स के लिए लड़ती रही हैं। इससे पहले आसिया कौसर ने बड़े तफसील से इस केस की हमें तफसीलात बताई कि मैंने कहा हाई प्रोफाइल टेस्ट केस इस हुकूमत के लिए था, और यकीनन जो कंदील बलोच का सवाल है वो भी अपनी जगह मौजूद है, लेकिन बहरहाल इस केस के फैसले को खुश आइंदी करार दिया जाएगा। एक अच्छा पैगाम जाएगा उन सफ़ाक दरिंदों कातलों को जो औरत को इस तरीके से ज़िबा करते हैं। इसी के साथ ही GTV से मुजाहिर बेली को इजाज़त दीजिए।